हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th एंड 10th ऑफ फाइव की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। ओके, क्लास आप लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का भी डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज़ आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, अगेन यार एक बार अपनी तरफ से आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हो, तो प्लीज यार शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट काफी बढ़िया लिखा हुआ है। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। हर कोई भविष्य की चिंता करता है। ओके, और चिंता से करने से काम नहीं चलता, प्रयास करने से काम चलता है, यह हम सभी को पता है। और ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छा पता नहीं होता, हमें सब कुछ अच्छा भी पता होता है। और अगर हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में हमें पहले से पता होता है कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम भी विपरीत हो सकता है। हमें सब पता होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने को ना मजबूत नहीं कर पाते, क्योंकि इस मतलब कहते हैं ना, कठिन राह पर चलने के लिए जिगर भी मेरे दोस्त स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार लोग अपना ही साथ खुद छोड़ देते हैं, दूसरे से साथ की उम्मीद करते हैं, आप अपना ही साथ खुद छोड़ देते हैं, थोड़ी देर चलते छूट जाता है आपका खुद का साथ खुद के साथ खुद का साथ खुद के साथ। ठीक है, छूट जाता है मेरे भाई। पहले तो खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करिए, और जो खुद से कमिटमेंट करते हो उनको पूरा करना शुरू करिए। कमिटमेंट बड़ी चीज है मेरे भाई। खुद से जो कमिटमेंट करते हो ना उनको पूरा करना शुरू करिए। लिखा है, क्लियरली लिखा है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। और सोचो, हमेशा से मैं बोलता हूं कि आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए बस इतना सा कर लीजिए कि ये सोचिए कि कल जो मैंने पूरे दिन किया उससे बेहतर आज करना है, अगले दिन जो मेरे भाई मैं करूंगा उससे बेहतर उसके अगले दिन करना है। इसको बस आधार मान लीजिए। कैसे चीजें नहीं होगी? होगी मेरे भाई, होगी, बिल्कुल होगी। ओके, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, राधे राधे जय श्री राधे करते रहिए। कैसे परिणाम नहीं आएगा? आएगा मेरे दोस्त। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने कहा हो कि मैंने मेहनत करी है और मैं मेहनत करके मेरे भाई परिणाम नहीं लेकर आ पा रहा हूं? ऐसा कोई बंदा है? नहीं है मेरे भाई। हर कोई बंदा ला सकता है परिणाम, बढ़िया ला सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिएगा, विच स्टेट आर द थीम स्टेट फॉर 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर? ओके, 38th जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर रहा है उसके लिए थीम स्टेट कौन से थे? बताए मित्रों, उसके लिए थीम स्टेट कौन से थे? ओके, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। वेल डन मेरे भाई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ओके, राइट आंसर अपना यहां पर बनेगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ओके, इसके अलावा ये क्राफ्ट फेयर हुआ कहां पर है? ये आपका फरीदाबाद में हुआ था, इस बात को और याद रखेंगे। ओके, इसके अलावा और क्या याद रखना है हम लोगों को? इसमें बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, ये पार्टनर नेशन के तौर पे जुड़ा था, पार्टनर नेशन के तौर पे। ये तो क्लियर हो गया, ये थीम स्टेट रहे थे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये भी क्लियर हो गया कि भाई पार्टनर नेशन कौन सा है यहाँ पर? बिम्स्टेक रहा था। बिम्स्टेक वही जिसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। ओके, अक्सर इसकी फुल फॉर्म वगैरह या हेडक्वार्टर एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई, विच पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिले? किस सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल निवेश प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? ओके, पोर्टल का नाम क्या, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, ये यहां पर सवाल है मेरे भाई। पता है मित्रों, महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर बनेगा बेटा मैत्री 2.0 पोर्टल। ओके, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। अरे सर कहां चल रहे हो? एकनाथ शिंदे थोड़ी मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस है। ओके, एकनाथ शिंदे तो डेप्यूटी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है।
यहां के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ओके, सीपी राधाकृष्णन, ये नाम जरूर याद रखिएगा भाई। ओके, गवर्नर हाल फिलहाल काफी न्यूज में रहे हैं। अगला सवाल, वो इनिशिएटिव कौन सा है रिसेंटली जो अभी जिसमें कि 10 न्यू कमोडिटीज को ऐड किया गया है एग्रीकल्चरल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस करने के लिए? ओके, बताइए। एग्रीकल्चर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस करने के लिए अभी किस इनिशिएटिव है जिसमें कि 10 नई वस्तुएं जोड़ी गई है, या किस पहल ने जोड़ा है मेरे भाई? किस पहल ने जोड़ा है? आंसर करिए इसका। एक मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से कि शिवराज सिंह चौहान साहब कहां से, मतलब इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? ओके, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा से ये सांसद है। ओके, जिन बच्चों ने आंसर किया वेल डन, जिन बच्चों ने नजरअंदाज किया मेरे भाई और बढ़िया बात है। ओके, ई नाम, पहले तो आदत डालिए थोड़ी मेहनत करने की कि सवाल जो पूछे जाए उनके जवाब दे पाए। कुछ बच्चे तो यहां से सुनते हैं यहां से बाहर निकाल देते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब तक उनको, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज का उनको कंसीडरेशन चाहिए कि मैं जवाब दूंगा तो उसके बदले मुझे कुछ यहां से फायदा हो रहा है, नहीं फायदा हो रहा तो मैं जवाब दूंगा नहीं। अपने लिए नहीं मेरे भाई इतना कर सकते कि हाँ यार मैं भी जाकर पार्टिसिपेट करूं, एक सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया जाए, देते नहीं है जवाब। पता नहीं क्यों मेरे भाई, मैं नहीं समझ पाता, सच बता रहा हूं मैं नहीं समझ पाता कि एक सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल पूछे जाए, उनको सर्च करो, उनको ढूंढो, उनके जवाब दो, देते नहीं जवाब। क्यों? क्योंकि नहीं भाई, क्यों कितनी मेहनत करे, फिर परिणाम यहां चाहिए, मेहनत यहां करनी, ऐसे थोड़ी अर्थ निकलेगा भाई। यहां सुन, यहां आइए, एक टोल फ्री नंबर का बताइए जो कि अभी लॉन्च किया गया एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा सेटअप की गई है मेरे भाई। वन नाइन वन फाइव। ओके, 1915 मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा, अभी आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, अलग अलग वर्किंग ग्रुप आरबीआई बना रहा है। हाल फिलहाल तो उसने काफी वर्किंग ग्रुप बनाए हैं मेरे भाई, ये काफी कमेटी, काफी पैनल बनाए हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट की टाइमिंग है, ट्रेडिंग की, सेटलमेंट की, उसको रिव्यू करने के लिए पैनल बनाया गया। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? इस पैनल की अध्यक्षता किसने की है? इस पैनल की अध्यक्षता किसने की है मेरे भाई? टेलीग्राम ग्रुप में बजट की पीडीएफ, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की पीडीएफ, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम वाली पीडीएफ। ओके, उसके अलावा और भी पीडीएफ है जो मैंने शेयर कर दी। तो बजट की कर दी है मेरे भाई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की हो गई है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अलावा और कौन कौन सी फाइल शेयर हो गई है बता रहा हूँ, रुको जरा। 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शेयर हो गया है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम शेयर हो गया है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड शेयर हो गया है, पद्मा अवार्ड शेयर हो चुका है। ये 6 फाइल है जो आप लोगों की शेयर हो चुकी है। इनका प्रिंट निकलवा सकते हो। जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 1,30,000 बच्चे हैं उसमें। ओके, यहां पर आंसर जो बनेगा अपना वो है राधे राधे, जय श्री राधे मेरे भाई। ओके, राधा श्याम रथो। ओके, राधा श्याम रथो, ये तो आपके एग्जाम का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मेरे दोस्त आशीर्वाद दे दिया, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में यहाँ पर सवाल बनेगा। ओके, अगला देखिएगा, व्हाट इज न्यू पॉलिसी रेपो रेट सेट बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ड्यूरिंग 53rd मीटिंग इन फरवरी 2025? अभी भाई हुआ क्या है, देखो ऐसा है कि अब सभी को पता है कि 2000 ये जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसकी लास्ट 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था। ओके, इसमें जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया, वो बड़ा डिसीजन ये था कि जो ये रेपो रेट है, इस रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया, या 0.25% कम कर दिया गया। जो पहले रेपो रेट थी, ओके, वो थी 6.5%। अब 6.5 में 25 बेसिस पॉइंट घटाओगे तो 6.25% आएगा। ओके, तो राइट आंसर अपना क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 2 बनता है। अब इसके साथ आप और 4 रेट याद रख सकते हैं, जैसे कि ये रेपो रेट 6.25 है,
तो जो आपका SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये 6.00% हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहां पर आपका जो MSF है वो आपका 6.50% हो जाएगा। ओके, ये बेसिक बातें हैं। CRR आपका कैश रिजर्व रेशियो पिछली बार में ही घटा दिया गया है, 4% पे आ गया है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका ये 18% पे चल रहा है। ओके, 18%, 18% पे चल रहा है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप लोग? हाँ, GDP का अनुमान कितना लगा इन्होंने 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए एज पर दिस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, दिस इज 6.7%। एंड CPI का क्या टारगेट सेट किया इन्होंने इसका अपकमिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरे भाई, यानी कि 25-26 के लिए, वो आपका 4.2%। ओके, 4.2%। आई होप गाइज ये वाली सारी बातें क्लियर होगी आपके। ओके, इनका जो स्टेंस रहा था वो आपका न्यूट्रल रहा था मेरे भाई, यही रहा था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टेंस मेरे भाई, जहां तक मुझे याद है फ्लेक्सिबिलिटी की इन्होंने बात की थी, इनका जो स्टेंस था वो आपका न्यूट्रल था। हाँ जी, हाँ जी, न्यूट्रल रहा था। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? स्टेंस न्यूट्रल हो गया। ओके, न्यूट्रल और हाँ, इन्होंने क्या कहा कि हम ना जो NDS OM है, जो कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है, इसको इन्होंने एक्सपेंड किया है। ओके, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ इसका आंसर देना ढूंढकर कि इसको किसके लिए एक्सपेंड किया है, किसके लिए एक्सपेंड किया है। ओके, इसके अलावा एक और बात इन्होंने कही थी कि जो ये आपको पता है आज के समय में साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, तो इन्होंने कहा कि हम ना डोमेन पे बात करते हैं। बैंक्स के लिए जो डोमेन होगा वो बैंक.in होगा, जो नॉन बैंक एंटिटीज होंगी उनके लिए fin.in होगा। ओके, जो बैंक होंगे, ओके, उनके लिए जो डोमेन होगा वो होगा बैंक.in। जो नॉन बैंक एंटिटीज होंगी उनके लिए जो डोमेन होगा वो fin.in होगा। ओके, इसके अलावा जो एज अ रजिस्ट्रार यहां पर काम करेगा, ओके, एज अ रजिस्ट्रार, वो है IDRBT। और जहां तक मुझे याद है डेट जो है वो अप्रैल 2025 है। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट कर देना मेरे भाई। ओके, ये लाइन जरूर याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार की मीटिंग क्यों खास थी, उसका रीजन था क्योंकि जो RBI के गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा जी। ओके, मल्होत्रा जी, इन्होंने शक्तिकांत दास साहब को रिप्लेस किया है। ओके, और इनका जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 3 इयर्स। और इनके कार्यकाल के अंतर्गत इनकी ये पहली मीटिंग रही है। ओके, इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मीटिंग, वैसे इनकी ये पहली मीटिंग रही है। इस बार और भी खास था क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हम उसमें पता है 3 RBI के मेंबर होते हैं, 3 यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। ये हम सभी को पता है, तो रट चुका होगा, बच्चे बच्चे को पता है कि टोटल मिलाकर 6 मेंबर इसमें होते हैं। ओके, अब इन मेंबर को समझे जरा, तो यहां पर देखना जो RBI के 3 मेंबर है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। यार T रविशंकर साहब हुआ करते थे डेप्यूटी गवर्नर, जो थे वो एक मेंबर के तौर पे काम करते थे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में, लेकिन इनका कार्यकाल हो गया खत्म। अब इनका कार्यकाल खत्म, रिटायरमेंट, तो इनकी जगह पे अब RBI के मेंबर के तौर पे संजय मल्होत्रा, राजीव रंजन के अलावा और कौन है? संजय मल्होत्रा, राजीव रंजन के अलावा और कौन है? राम सिंह, नागेश, सौगत भट्टाचार्य। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उस पर नहीं जा रहा। IDRBT, IDRDE नहीं, IDRBT, M राजेश्वर राव साहब, M राजेश्वर राव साहब। अब देखो, जिन्होंने सेशन देखा होगा ना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाला, लगभग उसको भी मेरे को याद है 35-40 हजार बच्चों ने देख रखा है। अगर आप लोगों ने उसे मिस किया तो उसे प्लीज देख लेना। एग्जैक्टली 36,000 बच्चों ने उस वीडियो को देख रखा है। इंपैक्टफुल वीडियो है, इंपैक्टफुल कंटेंट है। ओके, तो प्लीज उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, उस सेशन को देख लेना। नेक्स्ट यार, क्लियर है? इतना मजा आ रहा है, ये रिवीजन हो गया बढ़िया। एक बार यार प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बैंक है, उसने एक इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव क्या लिया? उसने कहा है कि जो मेधावी छात्र है SC ST कम्युनिटीज से आते हैं
उनके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। वो इनिशिएटिव क्या है? कैश इंसेंटिव दे रहे हैं उनको, किनको? मेधावी छात्र, मेरिटोरियस गर्ल्स को, स्टूडेंट को फ्रॉम SC ST कम्युनिटी फॉर देयर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के लिए। बैंक का नाम क्या बेटा? सारथी 2025 जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमारी क्लासेस चल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, इन टॉपिक्स को मैंने ना रीनेम कर दिया है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? कल बैठ के सारे टॉपिक्स हैं उनको एक तरीके से अलाइन कर दिया कि क्लास 1 में अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है तो वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि हमने पहले से सारथी कर रखा है तो हमें ये करना चाहिए, तो आप एक बार टॉपिक को, जो मैंने टॉपिक्स पे लिखा है ना मेरे भाई की ये टाइटल लिखा है, उस टाइटल को एक बार क्रॉस चेक कर लो। कोई टाइटल अगर आपने आपके नोट्स में नहीं है तो वो जरूर एक बार देख लेना, ओके? जरूर। ये सारी चीजें रीनेम कर दी। आज हम लोगों की इसमें क्लास होगी 10 बजे, ठीक है? तो उसको स्किप मत करना। यहां पर जो आंसर है, दिस इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ओके? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में एक कंपनी है जिसने कि अभी अपना अकाउंट एग्रीगेटर सेक्टर, ठीक है, मतलब इससे रिटर्न ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम ना NBFC AA लाइसेंस जो है वो अपना RBI को सरेंडर कर रहे हैं। हम इसको मेरे दोस्त देखेंगे नहीं, अब हम इस काम में एंट्री लेंगे ही नहीं, ओके? तो मुझे बता सकते हो ये कंपनी कौन सी है मेरे भाई? सब बात है तुम लोगों की है। मैंने एक सेशन बोला था, तुम लोगों को रिकमेंड किया था, व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, ओके? और मैंने ये कहा था कि यार ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है ना, मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूं, आपको अगर डिटेल में समझना है तो वो 23 मिनट की वीडियो उसको देख लेना। आज भी 31,000 व्यूज है, सैटरडे को भी 31,000 व्यूज थे, इसका मतलब आप लोगों ने देखा नहीं। कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बातों से थोड़ी सिलेक्शन होगा कि गुरुजी बस ये बता दीजिए PDF कहां से डाउनलोड करें, गुरुजी ये बता दीजिए कि MCQ कैसे करें, गुरुजी ये बता दीजिए कैसे करें। अरे भाई, जो गुरु कह रहा है उसकी बात की तो गरिमा रखनी चाहिए तुम लोगों को। अपने भले के लिए थोड़ी बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि उसको एक बार देखो तो सही। ये 10 बार अकाउंट एग्रीगेटर न्यूज में आएगा, अगर एक बार उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। क्या बोला था मैंने? सिर्फ इतना सर्च करना है यूट्यूब पे, अकाउंट एग्रीगेटर बाय आशीष गौतम, वीडियो मिलेगा, उसे कंप्लीट कर लेना। क्यों नहीं किया? आईने के सामने जाके खुद से पूछा करा करो कि हम अपने लिए कितने सीरियस है। हमें माता पिता हमारे लिए सीरियस चाहिए, बहन भाई हमारे लिए सीरियस चाहिए, हमें हमारे लिए अड़ोसी पड़ोसी हमारे बारे में सोचे, हमारे को ये चाहिए, टीचर हमारे बारे में सोचे, बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे बारे में सोचे है, गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे, सब हमारे बारे में सोचे कि सरकार जॉब नहीं निकाल रही मेरे भाई, सब सब मम्मी पापा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम सोचे। अरे मास्टर हमारे लिए नहीं कुछ कर रहे, सब सोचे। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो? घर आया करो ना अपने अपने को जाके एक बार आईने के सामने, तब तो समझ में आए। मजाक चल रहा है, हर चीज मजाक चल रही है, ठीक है? राइट आंसर क्या है मेरे भाई यहां पर? फोन पे, ओके? नेक्स्ट, विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाज अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन इन रीस्ट्रक्चरिंग टिल 2026? आउटलेस का 8,800 करोड़ रुपए रखा है मेरे भाई, 8,800 करोड़ देख चुके हैं गुरुजी। जिन्होंने देखा बढ़िया है, जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात कर रहे हैं। आज देख लेंगे इंशाल्लाह सर, आज देखेंगे। बस सुधर जाओ, लिख लिया करो कहीं पर कि आज मुझे क्या करना है। नहीं याद रहता भाई किसी को, ना मैं इतना योग्य ना आप इतने योग्य हैं, ठीक है, कि हम याद रख पाएंगे लंबे समय तक, ठीक है? तो यहां पर कौन सा है इसका जवाब दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ओके, सो राइट आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 यहां पर, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ओके? स्किल इंडिया प्रोग्राम, SIP, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ओके? When is इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन ऑब्जर्व? किस दिन ये डे मनाया गया पता है मित्रों? किस दिन? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे हो गया, ओके? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, 6 फरवरी को ये डे आता है मेरे भाई। 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, ठीक है?
6 फरवरी है। राइट आंसर क्या बनेगा अपना यहां पर 6 फरवरी मेरे भाई। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको बढ़िया लगा हो। कोशिश की जाएगी जैसे आज हम लोगों ने 7:04 पे शुरू कर लिया है, कल हम लोग ऑन टाइम शुरू करें, भले 1 मिनट पहले करें। ओके, जिस दिन मैं ये वाली बात बोलता हूँ उसी दिन ज्यादा डिले होता है, बट कोशिश ये की जाएगी मेरे भाई हम एटलीस्ट 1 मिनट पहले शुरू करें, क्योंकि 1 घंटे के स्लॉट हमारे लिए कम पड़ जाता है, रिवीजन हो नहीं पाता, या तो न्यूज मिस हो जाती है या तो रिवीजन मिस होता है। तो सारी चीजें रहे, एमसीक्यू भी रहे, रिवीजन भी रहे, तो कोशिश ये की जाएगी मेरे भाई कि 7 बजने में 1 मिनट पहले ही हम लोग जुड़े। ओके, तो 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज छोटी सी बताओगे मेरे को, इस वाली न्यूज पे तो आएंगे कि टोटल हमारे यहां पर जो वेटलैंड है, ओके, टोटल जो वेटलैंड है मेरे भाई, उनके नंबर्स कितने हैं? ओके, एक सवाल तो ये हो गया, ठीक है। अब ये आप बोलोगे कि एक्स यहां पर टोटल रामसर साइट हो चुकी है, मैं रामसर पूछ रहा हूं बेटा, ठीक है, रामसर जो साइट है उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, रामसर साइट, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि इनका टोटल एरिया कितना हो गया 89 होने के बाद, ये टोटल एरिया कितना हो गया 89? आंसर क्लियर है, जो मैं पूछ रहा हूं उसको सुनो जरा। रामसर साइट हमारी टोटल 89 हो गई, अभी 2 तमिलनाडु की जुड़ गई थी, एक झारखंड की और एक सिक्किम की जुड़ गई थी, झारखंड सिक्किम से पहले भी जुड़ी थी, यही तो था। अब मेरा सवाल ये कि टोटल 89 अगर वेटलैंड है तो इनका कुल एरिया कितना है? कुल एरिया मेरे भाई बताइए, इसका आंसर करिए, देखिए कितने लोगों को पता है। नहीं पता होगा, ढूंढ लो, इसका आंसर ढूंढ के देना मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, न्यूज पे आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ये आई कॉनज या फिर आई कॉज या आई कॉन्ज, जो भी इसको प्रोनाउंसिएट आप करो यहां पर, आई कॉन्ज, इन दोनों ने यहां पर अमिताभ बच्चन को एआई अवतार के तौर पर लॉन्च किया है। वही है, देखो ये सारे जितनी भी चीजें होती ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाना, एआई अवतार लॉन्च करना, इन सबका पर्पस सिंपल सा ये है कि कस्टमर को लुभाना, कि हाँ जी कस्टमर हमारे पास आए, ओके, और वो हमारे यहाँ पर बैंक्स के लिए, भाई आप और हम क्या है, कस्टमर्स है मेरे दोस्त, उनके यहाँ पर हम डिपॉजिट करेंगे, ओके, उनके यहाँ पर हम लोग अकाउंट खुलवाएंगे, वहां से जाकर हम लोग लोन लेंगे, ओके, तो हम वहां पर कस्टमर है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जो ये आई कॉन्जन, दोनों ने अमिताभ बच्चन का एआई अवतार लॉन्च के 5 और शहरों में, मतलब 5 और, मतलब पहले से तो ये चलता हुआ आ रहा है, ओके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईकॉन्स के साथ मिलकर अभी एक पार्टनरशिप करी है, ओके, और इन्होंने लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार लॉन्च किया बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब का 10 और शहरों में, या 5 और शहरों में 10 ब्रांचेस में इन्होंने, ओके, इंक्लूडिंग दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद। इनिशिएटिव में क्या होगा, बच्चन जी को अलाउ किया गया है कि वो अब 70 मिलियन से ज्यादा लोगों से और कनेक्ट कर पाएंगे, सारी बातें, ओके। ऊपर वाला पहला वाला पैराग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हैदराबाद बेस्ड जो ये आईकॉन स्टूडियो है, वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी है जो आपको हाइपर रियलिस्टिक मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस अवतार की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ओके। ये बेसिक बातें इतना याद रख सकते हैं, ठीक है भाई, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। आरबीआई ने यहां पर अमलगमेशन अप्रूव किया, अमलगमेशन, मर्जर, ओके, कंसोलिडेशन, ओके, एक्विजिशन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज गौर फरमाइएगा। अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, ओके, यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्लाइस वाला मर्जर पूछा गया है, ऐसे तमाम बार मर्जर पूछे गए मेरे भाई। तो यहां पर जो बैंक्स है, दो वॉलंटरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेशन, इसको अप्रूव कर दिया है। अब किसका किसके साथ मर्जर हो रहा है वो हमें समझना है, ओके। तो आरबीआई हैज अप्रूव्ड वॉलंटरी अमलगमेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी स्पेस द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, ओके, एंड टीजेएसबी सहकारी बैंक, इनका मर्जर हो रहा है। प्लस यहां पर पुणे कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का मेरे भाई पिंपरी छिंचवाड़ सहकारी बैंक, इसको तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी समय पहले मेरे भाई न्यूज में आया ये। तो किसका किसके साथ मर्जर हो रहा है ये ध्यान दीजिए मेरे भाई, किसका किसके साथ मर्जर हो रहा है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है यूसीबी, इनके लिए पीएसएल टारगेट है 75%, ओके। गौर फरमाइएगा मेरे भाई, ये जो बैंक है यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्त, जो इनका पीएसएल टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, ओके, वो आपका 75% है। बच्चे बच्चे को पता होगा मेरे भाई, सारथी में हम लोगों ने डिटेल में इसको कवर किया है। ऐसे और भी बैंक है जैसे कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, इनका भी टारगेट 75% है,
ओके, ऐसे ही मेरे भाई जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका भी 75% टारगेट है। ओके, ऐसे ही मेरे भाई और भी है ना, और कौन है यहाँ पर, आरआरबी, इनका भी 75% टारगेट है। इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? देखे तो सही, सुन भी रहे कि रिएक्ट भी कर रहे हैं, फोकस्ड भी है कि नहीं, या फिजिकली प्रेजेंट है कि मेंटली प्रेजेंट है? ऑल आर करेक्ट सर। टेस्ट गुरु के जीए मेंस टेस्ट कब एक्टिव हो गए? सारे टेस्ट एक्टिव चल रहे हैं भाई, जाके अटेम्प्ट करो, दो तीन तीन टेस्ट अटेम्प्ट करो। वहां पर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के भी टेस्ट ऐड करा दिए 10, उनको देखो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो तो, एसबीआई पीओ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐड कर दिए। ऑल आर करेक्ट? कैसी बात कर रहे हो भाई, सब नहीं? 40%, यस 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 यस, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, ये जो अपना है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए यहां पर 40% है। ओके, इसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लेस देन 20 ब्रांचेस, मोर देन 20 ब्रांचेस, इक्वल टू 20 ब्रांचेस, सब आ गए यहाँ पर। इस सबका 40% है। ये अभी एग्जाम का सवाल बना था, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका 75% है। आरआरबी का 75% है। मैंने जो सवाल पूछा था वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 75% है। क्या वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लागू हो रहा है? आंसर बनता है नो। तो आपके लिए यह है कि ये किस वित्तीय वर्ष से लागू हो रहा है, ये आपका होमवर्क का पार्ट है भाई। आराम से ढूंढिएगा, तसल्ली से मेरे भाई सर्च करना कि 75% इन सभी के लिए तो है, 75% इन दोनों के लिए, 40% इस फाइनेंशियल ईयर से भी है, पिछले से भी था, इनके लिए तो फिक्स्ड है, इनका कोई फेज्ड मैनर में नहीं है। बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए इट इज इन फेज्ड मैनर, ओके, चरणों में। तो ये जो चरण है 75% वाला, ये कब से शुरू होगा, ये आपको ढूंढ के तसल्ली से बता रहा है। ओके, हमारे देश में अगर हम लोग देखते हैं इस प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें, एज पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने किन किन सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर कंसीडर किया है? किन किन सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर कंसीडर किया है मेरे भाई? तो इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर कंसीडर किए टोटल 8 सेक्टर्स को। ओके, नंबर जरूर याद रखना 8। बट अगर आरआरबी की बात होगी तो रीजनल रूरल बैंक के लिए 7 ही है। ओके, आरआरबी को जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट अचीव करना है, ओके, आरआरबी की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए 7 सेक्टर आते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट वाला हट जाता है। आपके लिए इसमें हाउसिंग है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एग्रीकल्चर है और अदर्स है मेरे भाई। ओके, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एग्रीकल्चर और अदर्स है। ये टोटल 8 सेक्टर्स है। अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर एक सेक्टर है, इसका नाम है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी इसमें कुछ बदलाव किया गया, आपको याद है कुछ बदलाव? अभी हम लोगों ने जब बजट का सेशन किया था, जिसने नहीं देखा वो भी देख लेना, बजट बाय आशीष गौतम लिख देना, 1,71,000 बच्चे देख चुके हैं, इसका मतलब रेलेवेंट कंटेंट है। ओके, तो प्लीज आप भी जाकर कंट्रीब्यूट करना और उस सेशन को देख लेना। मैंने उसमें आपको बताया था कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है। अब एमएसएमई की डेफिनेशन क्या हो गई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन है, पहले जो डेफिनेशन थी वो इस तरीके से थी कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ओके, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, यही तो होता है, दो बेसिस पे होता है भाई, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए था 1 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए था आपका ये 10 करोड़ और ये 50 करोड़। इसका हम लोग 5 गुना करते थे, यहां पर 5 करोड़, ओके, ये हो गया 50 करोड़ और ये 250 करोड़, यही रहता था। अगर मैं इनकरेक्ट हूं, कुछ गलत हूं तो उसको करेक्ट कर देना मेरे भाई। ओके, इसकी जुगाड़ पता है किसी को? इसकी जुगाड़ क्या चेंज हुई है, इसका क्या मतलब, इसमें कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, किसी को आइडिया है मेरे भाई? कह रहे इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हो गया, टर्नओवर 2 गुना हो गया। चलिए आपकी बात को बड़ा करते हैं मेरे भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हो गया, आप ये कह रहे हो कि ये 2.5 करोड़ हो गया है। चलिए 2.5 करोड़, ये कितना हो गया मेरे भाई? 25 करोड़, 2.5 गुना, ये कितना हो गया है? 125 करोड़, यही आप कह रहे हो। मैं तो रटा नहीं रहा कि रटो इसको, मैं तो कह रहा हूं पुरानी वाली पढ़ लो, उसी से अपना काम हो जाएगा। इसके बाद एक और जुगाड़ पे आएंगे। ये हो गया अपना 2 गुना, 2 गुना मतलब 10 करोड़, ये हो गया अपना 100 करोड़, ओके, और ये अपना हो गया 2 गुना 500 करोड़, यही हो गया न्यू डेफिनेशन।
यही वाली डेफिनेशन बजट में प्रपोज की गई है। ओके, ये कहते हैं कि पहले ही कहते थे कोई भी संस्था माइक्रो तब है जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। ओके, 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, दोनों कंडीशन क्वालिफाई करनी है। एक संस्था स्मॉल तब है जब 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक है, तब जाकर वो स्मॉल है। ओके, अब मीडियम तब है जब 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तब जाकर वो आपकी मीडियम बनती थी। अब इसमें इन्होंने कहा कि इसको तो आप कर दो 2.5 गुना, ओके, 2.5 टाइम्स, और इसको कर दो यहां पर 2 टाइम्स, तो ये आपकी न्यू डेफिनेशन बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए 2.5 करोड़ का टर्न इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 10 करोड़, तो इसमें देखो यहां पर 4x हो रहा है, 4 गुना मेरे भाई। ओके, आपको अभी भी एक ही याद रखना है, अभी भी एक ही याद रखना है, मैं नहीं कह रहा 10 याद रखो, या तो इधर का याद रख लो 10, 100, 500, ये इजी है, 10, 100 और 500, और उसका डिवाइड बाई 4 कर दो, 2.5, 100 का 25, 500 का 125। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? रटना नहीं है, चीजों को समझ के चलो, समझ के चलोगे लंबे समय तक याद रहेगी। रटने की कोशिश करोगे तो बार बार रटना पड़ेगा। कोई डाउट है तो इसमें बताइए मेरे भाई। ऑल क्लियर? चैट में यार थोड़ा तो मतलब जान दिखाओ यार, चैट भाग ही नहीं रही है, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। थोड़ा तो जान दिखाओ। एक सवाल और आप लोगों के लिए, हु इज एमएसएमई मिनिस्टर? ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री कौन के पास है? ओके, किसके पास है? जो मिनिस्टर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, सब करा चुका हूं। यूट्यूब पे लिखोगे ना कैबिनेट मिनिस्टर बाय आशीष गौतम तो वीडियो मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बाय आशीष गौतम मेरे भाई एमसीक्यू लिखोगे तो एक वीडियो मिलेगा। दोनों चीजें करा चुका हूं, 20-20 मिनट की क्लास है, जाकर एक बार जरूर चेक करना। ओके, नेक्स्ट एमएसएमई मिनिस्टर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एक संस्था है, ओके, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसको इसका टेन्योर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, 2028 तक के लिए। ओके, तो वही लिखा है, यूनियन कैबिनेट ने भी कहा है कि जो ये एनसीएस के है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, इसका टेनर और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। टोटल इस पर जो खर्चा रहेगा इस वजह से, इस एक्सटेंशन की वजह से, वो आपका 50.91 करोड़ रुपीस रहेगा। ओके, 50.91 करोड़ रुपीस। ये जो प्रेजेंट टेनर है कमीशन का, वो एंड हुआ है मार्च 31 को, मतलब होने वाला राइट नाउ वी आर इन फरवरी, नेक्स्ट मंथ मार्च 31 को एंड हो जाएगा। अब 2025 से लगा लीजिए 3 साल, 26, 27, 28, इजी है, इट इज वेरी इजी मेरे भाई। तो मार्च 31, 2028 तक ये टेन्योर रहने वाला है। ओके, क्लियर है? ये कह रहे जीतन राम मांझी। ओके, और मेरे को तो याद नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता, मैं भी इस पे मोहर नहीं लगा रहा, मेरे को याद नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, तुम लोग ढूंढ के बता रहा आराम से। गया बिहार से सांसद हो सकते, ठीक है, आराम से तुम लोग ढूंढ लेना। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, इसको इनेक्ट किया गया था 1993 में मेरे भाई। ओके, जिस वर्ष मैं धरती पे आया था, ये मेरे बाद आया था, मैं फरवरी में आ गया था, ये सितंबर में आया था। ओके, और ये स्टैचुरी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1994 में। पहली दफा ये मेरे दोस्त जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, इसका गठन हुआ था, वो 1994 में हुआ था। इस बात को और याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट न्यूज मेरे दोस्त, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगेन सिंगापुर ने टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो यहां पर हम लोग 40वें नंबर पर बैठे हैं। आपको समझ में आता होगा कि हर क्वार्टर में आकर मैं इस पर चर्चा करता हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से सवाल बनाता ही है, इंडेक्स से क्वेश्चंस बनते ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? कोई भी इंडेक्स की एक परिभाषा होती है, वो परिभाषा हमें बता रही होती है कि ये किस दृष्टिकोण या किस क्षेत्र या किस आधार पर मेरे भाई, या किस बेसिस पे इसको बनाया गया है, किस क्षेत्र विशेष के लिए किस दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऐसे कौन से देश है जिनके पासपोर्ट इतने स्ट्रांग है कि अगर आप उस देश के नागरिक है या आपके पास उस देश का पासपोर्ट है तो आप इतने सारे देशों में विजिट कर सकते हो। जितने ज्यादा देशों में विजिट कर सकते हो, जितनी ज्यादा डेस्टिनेशन कवर करोगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पासपोर्ट बनेगा। भारत 80वें नंबर पे है, तो हो सकता है एक्स जगह हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। कुछ सिंगापुर टॉप पर बैठा हुआ, तो उसमें तो ज्यादा देश, जापान सिंगापुर इन्हीं में आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इंडिया
80वें नंबर पे बैठा हुआ है। सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 80 है मेरे भाई। भारत 80वें नंबर पे अकेले नहीं बैठा हुआ है, अकेले नहीं है, शेयर कर रहा है अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान इसके साथ मिलकर शेयर कर रहा है। ओके, तो भारत भी 80वें पे है, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान भी इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मेरे भाई 80वें नंबर पे बैठा हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसको हेनले पार्टनर्स ने कंपाइल किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 199 पासपोर्ट को हमने असेस किया है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दे प्रोवाइडेड वीजा फ्री वीजा ऑन अराइवल। इसे छोड़िए, रैंकिंग में जो डेटा लिया जाता है ना, हेनले जो ये इसको कंपाइल करता है, वो इसमें यहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है इसके पास जो डेटा होता है उस बेसिस पे इंडेक्स को कंपाइल करता है। ओवरऑल ये तो सब बेसिक बातें हैं, कितनों को असेस किया गया, कौन टॉप पर है, भारत का रैंक क्या है। अब जो ये सिंगापुर का पासपोर्ट है ये वीजा फ्री एक्सेस देता है 193 डेस्टिनेशन के लिए, टोटल 227 डेस्टिनेशन यहाँ पर, और उसमें से 193 आप सिर्फ अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वीजा की जरूरत ही नहीं है यहाँ के लिए, नो नीड फॉर वीजा मेरे भाई। ओके, जापान है, साउथ कोरिया यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं 190 कंट्रीज। ओके, बॉटम में अफगानिस्तान है, ये 25 डेस्टिनेशन सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 99th प्लेस पे बैठा, सीरिया 98th, इराक 97th प्लेस पे बैठा हुआ है। एक बार इसको देख लीजिए मेरे भाई, एक बार इसको देख लीजिए। एक चीज इसमें मिसिंग है, इंडिया के पासपोर्ट से आप कितनी जगह जा सकते हो। ओके, 56 यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, अब पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि मैं वो लिख के ही नहीं लाया मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया 80वें नंबर पे, और इसके पासपोर्ट से आप मेरे भाई 56 डेस्टिनेशन ओके, जो 80वें नंबर पे बैठे उन सब के लिए 56 डेस्टिनेशन है। ओके, डन, क्लियर बेटा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ओके, वेव समिट को लेकर अब से बात नहीं हो रही, मोदी जी इसमें मन की बात में भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। ओके, मन की बात में जिन बातों पे चर्चा होती है उसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क किया करिए। अगर उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज मतलब क्या है, हो सकता है किसी व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया हो 2020 में, लेकिन उसकी चर्चा की जा रही है मोदी जी के द्वारा 2025 में मन की बात में। आप भाई साहब इतिहास खोल दीजिए उस व्यक्ति का। ठीक है, उस व्यक्ति ने कुछ अगर इनिशिएटिव लिए है, कुछ रिकॉग्निशन उसको मिला, पढ़ लीजिए उसको। किसी वस्तु विशेष के बारे में बात हो रही है उसके बारे में पढ़िए, किसी जगह विशेष के बारे में बात हो रही है मेरे भाई उसके बारे में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, स्किप मत करिए। मोदी जी के मन की बात एग्जामिनर सुन रहा है, तुम भी सुनिए जरा। ठीक है, दिल्ली वालों ने तो सुन ली मेरे भाई, दिल्ली में तो सरकार बना दी, तुम भी सुन लो जरा। ठीक है, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट वेव समिट इन मुंबई 1 मई से 4 मई, अश्विनी वैष्णव साहब है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। ओके, तो इंडिया यहाँ पर पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करने जा रहा है। जैसे अगर आप लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए, ओके, या इकोनॉमी के लिए हम लोग देखते हैं एक समिट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। ओके, देश आपस में मिलते हैं वहां पर, ठीक है, संस्थाएं मिलती है, समझौते करते हैं, हम आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तमाम समझौते होते हैं। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए उसी की तर्ज पर ये समिट लेकर आए, वेव्स समिट। ओके, वेव समिट मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में होने वाला है 1 से 4 मई तक ये रहेगा, जिसमें कि काफी मीडिया सीईओ जुड़ेंगे, यहाँ पर क्रिएटिव माइंड्स जुड़ने जा रहे हैं। जैसे जुड़ेंगे तब की तब बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि वेन्यू क्या है। ओके, वेव समिट इज बिग पोजीशन, इंडिया का ग्लोबल इवेंट होगा फॉर एंटरटेनमेंट सेक्टर, जैसे कि दावोस है इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो समिट है वो इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, वैसे ही एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए रहने वाला है। ओके, डन बेटा, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इनाम आया है यहाँ पर अश्विनी वैष्णव साहब का। अश्विनी वैष्णव साहब रेलवे मिनिस्ट्री देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव साहब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव साहब के पास एक और मंत्रालय है। ओके, अपने होमवर्क में लिख लीजिएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा मंत्रालय ढूंढ के बताना है। एरो इंडिया बेंगलुरु। अब देखो एरो इंडिया पे थोड़ी सी नजर बनाए रखना, एरो इंडिया इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां पर एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी की जाएगी, चीजें दिखाई जाएंगी,
तो कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या दिखा रही है, शो कर रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड क्या दिखा रहा है, डीआरडीओ क्या दिखा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई। तो थोड़ा अगर इस तरीके की न्यूज आप इर्द गिर्द पढ़ो, न्यूज़पेपर से पढ़ो, कहीं पढ़ो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एरो इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंगलुरु येलाहान का एयरफोर्स स्टेशन वहां पर होने जा रहा है। ओके, राजनाथ सिंह साहब ने इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट करना है आज 10 फरवरी को, आज 10 फरवरी, हाँ जी, आज टुडे इज द 10th ऑफ फेब, और 10 फरवरी को यहाँ पर एरो इंडिया 2025 में इनके द्वारा, राजनाथ सिंह साहब के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, लखनऊ से सांसद है, इनके द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। ओके डन। बेंगलुरु में एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, एयरफोर्स स्टेशन येलाहान का में ये हो रहा है, एयरफोर्स स्टेशन येलाहान का मेरे भाई। एक छोटा सवाल पूछूं, अगर जवाब दे पाओ, मुश्किल है जवाब दे पाओगे मेरे भाई, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम करीब 2 बार पढ़ा चुका हूं ये वाला, 2 बार मेरे भाई, 2, और रिवीजन तो मैं कितनी बार करा चुका हूं, बता सकते हो इसका थीम क्या है? थीम मेरे भाई, चलिए ढूंढ के दे दीजिएगा जवाब। ढूंढ के भी दोगे तो भी मेरे लिए सुकून है, ढूंढोगे तो सही। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो निकम्मे बने बैठे रहते हैं, सुनते नहीं है मेरी, वो ढूंढते भी नहीं है। अरे एटलीस्ट ढूंढ लो बेटा। आज 10 फरवरी, हाँ आज मेरे भाई 10 फरवरी, आज वो आने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। ओके ढूंढ, मैं तो ये कह रहा हूं कि चीटिंग भी करो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे आंखों के सामने तो आएगा, ठीक है, आंखों के सामने भी तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। कैसे नहीं आएगा? अपने मन से राधे नाम ले लो तो बढ़िया, नहीं मेरे कहने से ले लो कि राधे राधे में बोलूंगा, अरे जवान पे तो आएगा कैसे तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर भी ढूंढोगे तो भी मेरे काम आएगा। द रनवे टू बिलियनियर, बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज या बिलियन अपॉर्चुनिटीज? द रनवे टू बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज या बिलियन अपॉर्चुनिटीज? क्या है थीम, बिलियनियर या बिलियन? ओके नेक्स्ट, फर्स्ट बिम्स्टेक जो यूथ समिट है ये गांधीनगर मेरे भाई ऑन रीजनल टाइज, इंपॉर्टेंट है। ओके बिम्स्टेक वैसे भी न्यूज में, बिम्स्टेक इसलिए न्यूज में रहा, अभी हमने देखा था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, उसमें 2 स्टेट थे जो कि थीम स्टेट थे, और एक जो संस्था थी वो पार्टनर नेशन है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक रिलेटेड एक इवेंट है, भारत ने क्षेत्रीय संबंधों पर गांधीनगर में पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। ओके फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट आपका गुजरात के गांधीनगर, फर्स्ट एवर वर्ड, जहां पर भी फर्स्ट लग जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर भी फर्स्ट वर्ड लग गया, और अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है यहां पर गुजरात, गुजरात का गांधीनगर जहां पर ये इवेंट हुआ है मेरे भाई। ओके ये जो इनिशिएटिव है ये असल में जो 4th बिम्स्टेक समिट रहा था, ठीक है। ओके चौथा जो ये बिम्स्टेक समिट रहा था उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ था। ओके इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सल अफेयर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यंग इंडियंस, ये इसका नॉलेज पार्टनर है। नाइस नाइस नाइस, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। किसके द्वारा इस संयुक्त तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया, कब इसका अनाउंसमेंट हुआ था? तो जो चौथा बिम्स्टेक समिट रहा था उस दौरान इसका अनाउंसमेंट रहा था, और इसको ज्वाइंटली किसने ऑर्गेनाइज किया है वो याद रखेंगे, इसमें नॉलेज पार्टनर कौन है वो याद रखेंगे। क्या खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। डन, क्लियर बेटा? चलिए आगे। फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट की जो थीम थी वो थी यंग एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ओके यूथ, यूथ नॉट यंग, यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये यहां पर इसकी थीम रही थी। क्लियर बेटा? डन, ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? मनसुख मंडाविया साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और कौन कौन थे वहां पर वो देख सकते हैं। मनसुख मंडाविया साहब आपके यूथ एंड अफेयर्स, यूथ या यूं कह सकते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री है। ओके अब तो ना जवान पे तुरंत नाम आना चाहिए, अच्छा फलाने का नाम लिया, अच्छा आशीष गौतम मेरे भाई वित्त मंत्री, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम सस्ता वाला, जो मेन है वो मेरे भाई निर्मला सीतारमन जी। मैटर ये है कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है और उनके पास मंत्रालय है, अगर आप मंत्रालय नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो इसका मतलब या तो आपने पढ़ा नहीं है या तो आप लापरवाही कर रहे हो मेरे भाई, रिवीजन नहीं किया है। 2 ही चीजें हो सकती है, तो पढ़ा हुआ तो होगा, रिवीजन ही नहीं किया, वो तो कोशिश करो मंत्रियों के रिवीजन कर लो। एक क्वेश्चन सेट है आपके एग्जाम में, मंत्री, मंत्रालय, ठीक है, प्लस उनका निर्वाचन क्षेत्र, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा है तो राज्य कौन सा है, लोकसभा है तो मेरे भाई शहर कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एम्स दिल्ली के साथ समझौता किया, मुझे बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव लगा क्योंकि पर्पस बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है
ये कहते हैं कि जो मैटरनल और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसको ना वो कम करना है। जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये समझौता किया। कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है कि रेगुलर असिस्टेंस इनको चाहिए होगी, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी समझौते के तहत। तो ये कहते हैं कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, उसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी एम्स दिल्ली के साथ। ओके, एम्स दिल्ली के साथ, एम्स दिल्ली के साथ। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरे दोस्त, असम वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस महोत्सव होस्ट करने जा रहा है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, मोदी जी भी यहां पर रहेंगे। अब जब मोदी जी जाएंगे वो तो इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाएगा, एग्जामिनर की पहली पसंद है। तो इसको झूमर भी बोलते हैं, झूमुर भी बोलते हैं, झूमुर। ओके, झूमुर। तो झूमुर नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा कहां पर? असम में। दो है, एक और इसके आगे है पिरपिंजाल फेस्टिवल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो जम्मू कश्मीर में पूंछ में, ये आपका असम में है। ओके, आरआरबी के लिए कब से करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसका जवाब मिलेगा, आप आरआरबी की एनालिसिस चेक करिए, आपको पता चलेगा। जनवरी फरवरी मार्च से क्वेश्चन भर भर के आए थे मेरे भाई। ये 6 महीने वाला वहां क्राइटेरिया लागू नहीं होता, ये 6 महीने वाला रूल। तो आप जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ के चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो असम वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमुर डांस होस्ट करने जा रहा है, जिसको आप लोग झूमुर बोलो या झुमायर बोलो, झुमायर भी बोलते हैं। ओके, जो कि आपका अपकमिंग जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है स्टेट में, उस दौरान होगा। सिंपल शब्दों में असम कह रहा है कि हम एक इन्वेस्टमेंट समिट होस्ट करने जा रहे हैं, उस दौरान एक डांस महोत्सव को भी मेरे भाई आयोजित किया जाएगा। 2 दिन का इन्वेस्टमेंट समिट, इसका नाम है एडवांटेज असम। ये आपका 25-26 फरवरी को रहेगा। इससे पहले, एक दिन पहले, असम गवर्नमेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ध्यान दे रही है। वो कह रही है कि अगर ये लार्जेस्ट एवर झूमुर डांस रहता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट समिट से पहले, एडवांटेज असम से पहले, एक दिन पहले, ये एक नृत्य महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसका इनका लक्ष्य है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शुमार करना। ओके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको लेकर आना। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? मोदी जी उस दौरान प्रेजेंट रहेंगे। ओके, मोदी जी की उपस्थिति में होने वाला है। ये चाहती है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करा चुके हैं। असम ऑलरेडी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिगेस्ट बिहू डांसिंग परफॉर्मेंस। ओके, बिहू डांसिंग परफॉर्मेंस। डन, डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, पीर पिंजाल विंटर फेस्टिवल, ये पूंछ में शुरू हुआ है, स्पेशली फोकस ऑन यूथ है। ठीक है, आपको सिर्फ पहला वाला पैराग्राफ पढ़ना है कि इंडियन आर्मी है, इसने 51 दिन का एक पीर पिंजाल विंटर फेस्टिवल शुरू किया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पूंछ में। ओके, पुंछ में। ओके, पुंछ में। यहाँ पर स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट भी है, कल्चरल एक्टिविटीज भी है, डांस वगैरह। बट उसमें मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे उसमें तो कुछ खास लगा नहीं। मेरे को सिर्फ पहला लगा कि इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कहाँ पर ये हो रहा है, बस उतना याद रख सकते हैं, उसके अलावा और पढ़ना नहीं है। यूथ को टारगेट करते हुए यूथ फोकस्ड है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पर स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी। ओके सर, रिवीजन स्लाइड ले आइए प्लीज। चलिए ठीक है। ओके, इतने दिन से मैं 7-8 दिन से रिवीजन करा रहा था, घर पे बैठा हुआ था, तब रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तब एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, सब चीज़ें मिलेंगी यार, थोड़ा सब्र रखा करो। ठीक है सब्र रखा करो भाई। 1 घंटे के स्लॉट है मेरे पास, इससे ज़्यादा है नहीं। ओके, सेंटर ने 624 करोड़ रुपए की डील करी है अभी एक 28 की सिस्टम बनाने के लिए नेवी के लिए। पहले तो मैं ये बता दो सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं। इसको बनाने की बात हो रही, दिस इज EON-51। EON-51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि सर्च, डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन टारगेट, मतलब टारगेट को सर्च करना, टारगेट को डिटेक्ट करना, क्लासिफिकेशन, ये सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर्स डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस डिवाइस के लिए समझौता हुआ है, इस EON-51 के लिए समझौता हुआ है। किसका, किसके साथ हुआ है? गवर्नमेंट ने 624 करोड़ रुपए की डील करी है यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ओके, इसमें 28 EON-51 जो सिस्टम है नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। ओके, सिस्टम को 11 जो न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स है, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो इनके लिए यहां पर कुछ सामान खरीदा जा रहा है मेरे भाई। ओके, कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, कितने की डील है, तबीयत ठीक है, सब ठीक है। ये जो कोल्ड है ना, वो थोड़ा मौसम बदलता है ना मेरे भाई, उसकी वजह से। तबीयत में क्या, तबीयत ऑल ओके, ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं।
अब बचपन के दिन थोड़ी है मेरे भाई कि थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, मम्मी आज स्कूल ना जाए, छुट्टी कर ले। मम्मी आज सिर में, जैसे ही घर के बाहर निकलने वाले होते थे, मम्मी चक्कर से आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। पापा तो उधर से देखेंगे मेरे भाई ऐसे, निकम्मे, मैं समझ रहा हूँ, तेरी जगह मैं भी रहा हूँ। उधर से मम्मी, हा मेरा लाडला, ओ बेटा कोई बात नहीं बेटा, एक दिन में कोई तू कलेक्टर ना बनेगा, आजा 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 सो जा, आजा 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 आजा, ला कपड़ा उतार ले, चेंज कर ले तू, ले मैं तेले खानो ले आ रही, नाश्ता कर ले। मम्मी बोले मेरे भाई है, और पापा समझ रहे मेरे भाई। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से क्या फर्क पड़ता, बचपन के था वो, बचपन की उस्ताद। अब ये थोड़ी होगा मैं सुबह सिर में दर्द हो रहा है यार आज क्लास ना लूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये तो जिम्मेदारी है, तब छोटे थे, बच्चे थे, तब मैं छोटा बच्चा था मेरे भाई। इतना क्लियर है बेटा? होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, बचपन में हुआ तुम लोगों के साथ? सर आपकी एज हो गई, हाँ मैं तो लाठी लेके चल रहा हूँ मेरे भाई, एज हो गई है। हमारे देश में अभी भी नेता 55 साल के खुद को युवा नेता बोलते हैं। और हमारी एज हो गई है, सही है भाई। हमारा दिल तो बच्चा है जी है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया और इंग्लैंड की बात करते हैं। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया मेरे भाई, ओके, ओडीआई में हरा दिया। इस बार हमें काफी डेब्यू देखने को मिल रहे हैं। डेब्यू मतलब होता है कि जो पहली दफा खेलता है मेरे भाई, ओके। अब ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू रहा। बहुत देर से इनका डेब्यू देखने को मिला है, लेकिन ओडीआई में डेब्यू के बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। ही इज सेकंड ओल्डेस्ट इंडियन। उम्र के लिहाज से हम लोग बात करें तो इनसे पहले फारूक इंजीनियर साहब है, उन्होंने डेब्यू किए थे 36 साल। सोचो, अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास लगातार जारी रखिए। आपको नहीं पता उम्र के किस पड़ाव पर आपको मेरे दोस्त मौका मिल जाए। तो 36 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत के लिए खेले थे ओडीआई में, बात समझ में आ रही है। और यहां पर 33 वर्ष की उम्र में यहां पर ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए। तो ये 5 प्लेयर देख सकते हैं, फारूक इंजीनियर 36 वर्ष 138 दिन, वरुण चक्रवर्ती 33 साल, ओके, अजीत वाडेकर, दिलीप जोशी, सैयद अबिद अली, ओके, ये टॉप 5 है। ठीक है भाई। अच्छा, एक्स सर्विसमैन सर भी बैठे, हम कह रहे हम 40 वाले भी हैं। तो बताइए सर, आप खुद को बुड्ढा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी तो मैं जवान हूं ना। ये देखो बच्चे मजे ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन दिमुथ करुणा रत्ने, ओके, दिमुथ करुणा रत्ने, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आईसीसी ने इनके लिए तालियां बजाई, बहुत बढ़िया आपका कार्यकाल रहा है उसके लिए। लेकिन मेरे लिए अच्छी चीज ये थी कि यहां से मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि इनका ये 100वां टेस्ट रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन गाले, ओके। फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन, और 30 टेस्ट इन्होंने यहाँ पर कैप्टनसी की थी, 30 टेस्ट में श्रीलंका के लिए, 2019 टू 2023 तक, जिसमें 12 जीते थे, 12 हारे थे, ओके, वाइल इन चार्ज। तो है कि नहीं है ये वाले पॉइंट? वैसे तो इतना गहराई से पूछेंगे नहीं, आप कोशिश इतना करिएगा कि इनका नाम और देश याद रख लीजिए, ओके। एक नाम और है, एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, मार्कस स्टोइनिस, ओके, ऑस्ट्रेलिया। एक इंडियन क्रिकेटर और है रिटायरमेंट लिया, अभी तो ये रिसेंट के ही है, मार्कस स्टोइनिस, इन्होंने भी ओडीआई से रिटायरमेंट लिया है, ओडीआई से। अभी चैंपियन ट्रॉफी में नाम था इनका ऑस्ट्रेलियन टीम में, और भाई ने रिटायरमेंट ले लिया है, गजब है मेरे दोस्त। अगला, नामीबिया के प्रखर स्वतंत्र सेनानी, फादर ऑफ नामीबिया, ठीक है, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं इनको यहाँ पर, नामीबिया के लिए इन्होंने उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब मेरे दोस्त ये भी आज़ाद हो गए हैं, राधे राधे करने के लिए ऊपर चले गए, ओके। तो वैसे यहाँ पर भी राधे राधे कर रहे हैं, तो ऊपर भी जाके करेंगे, ठीक है। नामीबिया के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम राष्ट्रपति सैम नोजोमा, ओके, इनका नाम है सैम नोजोमा। इनका निधन हो गया, 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ मेरे भाई। एक बार थोड़ा शेयर वेयर करिए यार सेशन को, ठीक है। एक बार जरा फटाफट से थोड़ा सेशन में दम लगाइए यार, सेशन को शेयर वेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो इनका नाम याद रखना, सैम नुजूमा इनका नाम है, फ्रीडम फाइटर थे, नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ओके, मतलब मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था। साउथ अफ्रीका से 1990 में फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे फॉर 15 ईयर, नोन एज द फादर ऑफ नेशन, ओके। नामीबिया की कैपिटल है विंड हॉक, विंड हॉक कैपिटल है, यहाँ पर करेंसी या डॉलर चलती है। हाय।
क्लियर है बेटा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तमिल फिल्म बैड गर्ल, इसने एक नेटपैक अवार्ड जीता है। वसीम, एक बच्चा गलत गलत मैसेज कर रहा है, प्लीज उसको ब्लॉक कर दो। एक बार आप चैट ओपन करो, इतने नालायक का मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। पगला गया ये। तमिल फिल्म बैड गर्ल विन नेटपैक अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडम। ओके, तो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडम रहा है, उसमें एक तमिल फिल्म है बैड गर्ल, उसने यहाँ पर एक अवार्ड जीता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, तो बैड गर्ल एक डेब्यू फीचर फिल्म रही थी बाय डायरेक्टर वर्षा भरत, और इन्होंने नेटपैक अवार्ड जीता। नेटपैक की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। ओके, और एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में ये अवार्ड जीता। तो फेस्टिवल कौन सा था, अवार्ड का नाम कौन सा था, जीता किसने है, ओके, डायरेक्टर कौन है, सारी चीजें मेरे को एक ही पैराग्राफ में मिल गई। ओके, तमिल कमिंग ऑफ एज ड्रामा इज प्रेजेंटेड बाय दी, फिल्म मेकर का नाम भी याद रख सकते हो, अनुराग कश्यप और वैटरी मारन। ओके, वैटरी मारन, ये नाम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। लास्ट तमिल फिल्म जिसने की ये प्रेस्टिजियस ऑनर जीता था वो थी नासिर, 2019 की बात है। जो अदर, ये तो तमिल फिल्म की बात हो गई, तमिल फिल्म हो गई। ओके, अब तमिल फिल्म में भी अगर हम लोग देखें उसके अलावा और कौन सी फिल्म रही है, तो ये नौकर की कमीज मेरे भाई, इसने भी अवार्ड जीता था। गलत ना पढ़ रहा हूं मैं, हाँ जी सही है। ठीक है, और एक विदेहन में भी इसने अवार्ड जीता था। तो ये थोड़ा सा इसके पुराने जो मेरे दोस्त इतिहास रहे हैं उसके बारे में हो गया कि अवार्ड और पहले किसने जीत रखा है। ओके, डन। बच्चा नहीं चच्चा है। आगे बढ़ते हैं। नेटपैक अवार्ड हर साल दिया जाता है मेरे भाई एशिया पैसिफिक रीजन से। ठीक है, जो फीचर फिल्म होती है उनके लिए बढ़िया तरीके से, जिन्होंने उत्कृष्ट फीचर फिल्म होती है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। बढ़िया न्यूज है मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर वर्किंग विद Amazon विद 2 अदर कंपनीज टू बूस्ट द बैम्बू मार्केट। ओके, तो ये कह रहे हैं कि बैम्बू मार्केट को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये यहाँ पर Amazon के साथ 2 और संस्थाओं के साथ काम कर रहा है। बेसिकली ये न्यूज Amazon रिलेटेड है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बैम्बू के लिए ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए काम करेगा। ओके, और ये राइट नाउ Amazon के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा बैम्बू को लोकली प्रमोट करने के अलावा, बिसाइड प्रमोटिंग बैम्बू लोकली, मिनिस्ट्रीज वुड ऑल्सो लुक फॉर शिपिंग देम टू नेबरिंग कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिकली तो प्रमोट करेंगे ही, बट हम दूसरे देशों को भी यहाँ पर बेचेंगे मेरे भाई। तो वही ये कह रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे देशों को शिप करेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार को। ओके, वैसे इस न्यूज को मेरे को थोड़ा सा और पढ़ना है, मैंने एक न्यूज स्किप कर दी, वो लीड्स वाली, वो सैटरडे को मैंने बोला था कि आज कराऊंगा, वो कल करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाली न्यूज को मेरे को थोड़ा पढ़ना है क्योंकि मैंने थोड़े आनंद फानंद में बनाई थी जल्दबाजी में। इसमें मेरे को दूसरी 2 संस्थाएं और है जिनके बारे में पढ़ना है कि अपार्ट फ्रॉम Amazon 2 संस्थाएं कौन सी है, मेरे को मिला नहीं था। एक बार कल मैं ये न्यूज और वो डोनर वाली लीड्स वाली दोनों एक बार और पढ़ाऊंगा मेरे भाई। इस पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स ने अभी एक व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी शुरू करी है। व्हीकल स्क्रैपिंग, आपका भाई व्हीकल है, पुराना हो गया है, ठीक है, या फिर मेरे दोस्त एक समय के बाद होता नहीं है कि सरकार भी बोलती है कि हर चीज की एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो स्क्रैप ही होता है। तो वो ये कि स्क्रैपिंग फैसिलिटी गुवाहाटी में शुरू कर दी, असम के गुवाहाटी में। ओके, तो डिफेंस, ये कहां से आ गए, ये रहा। टाटा मोटर्स ने अभी लॉन्च किया रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। ओके, गुवाहाटी में। इसकी कैपेसिटी है अप टू 15,000 व्हीकल एनुअली, ये डिसमेंटल कर सकता है 15,000 व्हीकल एनुअली। टाटा मोटर्स का जो पार्टनर है एक्सॉम प्लेटिनियम स्क्रैपर्स, ओके, उसके द्वारा ये ऑपरेटेड है। सिर्फ कहां पर है, किस, इसकी कैपेसिटी क्या है, किसके द्वारा ऑपरेटेड है, इसको याद रखना। ओके, इसके अलावा यहां पर हम लोग देखें और कहां पर ये फैसिलिटी है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, सूरत है, चंडीगढ़ है, दिल्ली एनसीआर है, पुणे है। अब इन्होंने गुवाहाटी में ओपन करी है, गुवाहाटी में मेरे भाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बेटा। तो ये ओवरऑल सेशन आई होप बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। अब देखो अपना समय से खत्म भी हो गया और समय से शुरू होगा, तो कोशिश यही की जाएगी कि कल से हम लोग जो अपना रिवीजन वाला पार्ट है वो भी ऐड करेंगे कि हाँ एटलीस्ट क्लास अगर हम लोग 6:55 7 बजे चालू कर लेते तो क्लास में आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, न्यूज़ भी सारी कवर हो जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो कोशिश करना, ठीक है, कि कल मेरे दोस्त, मैं आज 7:04 पे जुड़ा हूँ, कल हम लोग 7 बजे कोशिश करेंगे जुड़ने की। ओके, चलो, ये ना ओवरऑल सेशन आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। कुछ बातें कर लेते धर्म कर्म की, ठीक है। जो बच्चे जिनको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है उनके लिए करंट अफेयर का सेशन तो है, एक मेरा वॉरियर प्रो बैच भी है। ओके, वॉरियर प्रो बैच के फायदे बताता हूं। इसमें आपको 5 बैचेस मिलते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सारथी बैच जो आपका 27 दिसंबर से शुरू हुआ है
और अभी तक इस बैच में हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, ओके, नाबार्ड एंड पीएसएल, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, ये चैप्टर्स को आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, ये चैप्टर्स, ये हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू होगी, आज तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई है मैंने, एक्स्ट्रा क्लास में जो इनमें छुटपुट चीजें मैंने बोली थी कि करनी है, वो सारी आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। फिर इसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ओके, ये सब मिलेगा। फिर फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें, इन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि दिस इज अ फाउंडेशन बैच, आपको ये शुरू करना है। सारथी आज से शुरू कर लीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होती है 3 दिन, सुबह 10 से 11:30। ओके, जो क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, उनकी पीडीएफ भी मिलती है। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स जनवरी का चल रहा है। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स, चक्रव्यूह बैचेस में स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा मेंस के टाइम पे मेंस स्पेशल बैच मिलेगा, स्टैटिक जीके बैच मिलेगा। ये वैसे इसका प्राइस 1562 रहता है 12 महीने के लिए। अगर अभी ऑफर हो तो वो चेक कर लेना, Y168 कोड लगा लेना, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, दिस आर टेस्ट गुरु जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ को। एसबीआई क्लर्क प्री के 10 टेस्ट ऐड कर दिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस है, टेस्ट सीरीज। ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे भाई, एसबीआई के लिए, एसबीआई पीओ जो टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए, जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए टेस्ट सीरीज है, टेस्ट गुरु। इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मेरे भाई 15, एसबीआई पीओ के मेंस के जीए के टेस्ट, एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन, 15 टेस्ट मिल रहे हैं। ऐसे एसबीआई क्लर्क के मेरे भाई मेंस के एक सेट में 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई एग्जाम में भी, तो उसके 15 टेस्ट मिल रहे हैं। ये तो सारे जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन और ये लास्ट वाला, ये सिर्फ जीए के टेस्ट है। ये आपके प्रीलिम्स के कॉम्प्लीमेंट्री है, जो बच्चों के पास ऑलरेडी है ना ये टेस्ट मेरे भाई, उनके लिए एसबीआई क्लर्क प्री 10 और एसबीआई पीओ प्री, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी आपको मिलेगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं Y168। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब जिन बच्चों को लगता नहीं सर हमें तो मेंबरशिप चाहिए, टेस्ट गुरु इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक वॉरियर प्रो। अब अगर आप बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो, बैंक महापैक है। बैंक और इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ, बैंक महापैक प्लस है। आप बिल्कुल शून्य पे बैठे हो, बिगिनर हो, जीरो से शुरुआत कर रहे हो, बैंक महापैक के साथ प्रिंटेड बुक अगर चाहिए तो आप फिर सिलेक्शन बॉक्स के साथ जाना, इस पर डबल वैलिडिटी भी है, 81% डिस्काउंट भी है, सेम कोड आप Y168 यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है भाई? चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कैसा लगा सेशन? जो मैंने सवाल पूछे प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।